नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है आपका द एनलाइटेंड अकेडमी चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। अभी तक इंडियन पॉलिटी सीरीज में ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने भारत सरकार के लिए या भारत को रूल करने के लिए जितने भी कानून बनाए थे अभी तक, उसको हमने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी सीरीज की वीडियो में कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इस एक्ट को डिस्कस करेंगे। ये एक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा लेंदियर एक्ट है, बहुत सारे प्रोविजंस है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आराम से आपको सारे प्रोविजन समझाने की, तो आप भी पेशेंस बना करके देखिएगा कि एक एक प्रोविज़न, और मैं इतना श्योर करता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद इस एक्ट की सारी प्रोविज़न बाय हार्ट याद हो जाएगी, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस एक्ट की सारी प्रोविज़न कहना क्या चाहती है। उससे पहले इस एक्ट के प्रोविज़न को डिस्कस करने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे इसकी बैकग्राउंड को, क्योंकि आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि इस कानून को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीज़न क्या था। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, समय है 1919 का, ठीक है। दो बातें आप याद रखिएगा। पहले एक, इस समय जो भारत देश के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये भारत के वायसराय बने थे 1916 में, और उसी समय मॉन्टेग्यू बने थे, 1917 में अपॉइंट किए गए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। ये दो पोस्ट होती है, ऑलरेडी मैंने आपको इस पोस्ट के बारे में क्लियरली डिस्कशन कर चुका हूं। तो ये दो उस समय थे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इसीलिए इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, तो ये आप याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 में भारत देश के क्या बने थे? ये थे वायसराय बन के आए थे, ठीक है। अब एक बात ये समझने की है कि इस टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर चल रहा था। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 इस टाइम पे हो रहा था। अंग्रेजों को भारतीयों की हिस्सेदारी चाहिए थी, ठीक है। अंग्रेजियों को भारतीयों का समर्थन चाहिए था, ठीक है। समर्थन चाहिए था किस चीज के लिए? वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। तो इस समय अब भारतीय अंग्रेजों का साथ क्यों देंगे वर्ल्ड वॉर 1 में? महात्मा गांधी ने लोगों से रिक्वेस्ट किया, भारतीयों से, कि आप ब्रिटेन का साथ दें वर्ल्ड वॉर 1 में। यहां पे कांग्रेस भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि अगर हम अगर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज भी बदले में हमारे देश में बहुत सारे सुधार या फिर भारतीयों को भारत देश चलाने का अधिकार दे देगी, मतलब कि भारतीय खुद से अपने देश को चला सके। इस उम्मीद में कांग्रेस ने भारतीयों से ये रिक्वेस्ट किया कि आप अंग्रेजों का इस प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करें। तो ये एक सबसे बड़ी बात थी कि एक तो ब्रिटेन के लिए मजबूरी थी और भारतीय भी कुछ उम्मीद कर रहे थे। इसी टाइम पे मॉन्टेग्यू ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में अपना एक डिक्लेरेशन दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था, जिसे फेमसली क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, ठीक है। इस डिक्लेरेशन में इंपॉर्टेंट क्या थी? दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक, जो वर्ड था उन्होंने इस तरीके से शुरू किया था, अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वायत्त शासन, ठीक है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात कही गई थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब जिम्मेदार सरकार। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो डिक्लेरेशन पेश की गई थी, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जिसे कहा जाता है, उसमें ये दो बातें इंपॉर्टेंट मॉन्टेग्यू ने कही थी कि भारत देश को अब अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब है कि भारत देश के लोग खुद इस देश को चलाने के लिए सक्षम है और वो अब उनको ये अधिकार दे देना चाहिए कि वो खुद से भारत देश को चला सके। एक बात तो ये। दूसरा, सरकार जो भी बनेगी वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। किसके प्रति? नागरिकों के प्रति। जैसे हर भारत देश के या किसी भी कंट्री की आज लोकतंत्र में जिम्मेदार होते हैं, जितने भी लोग भारत देश को रूल करते हैं वो नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये एक्ट क्या लेकर के आया? क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या जिम्मेदार सरकार की नींव कब रखी गई?
तो आप क्या बोलेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के समय 1919 या भारत सरकार अधिनियम में। और यही डिक्लेरेशन फाइनली ये एक्ट जा करके बनता है इस डिक्लेरेशन के बाद। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जब बात करी जाएगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम उसे क्या सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत कह सकते हैं? नहीं। ये जो उनका डिक्लेरेशन था, उस डिक्लेरेशन से ब्रिटेन ने इस वर्ड को, अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट के वर्ड को हटा दिया गया था। जो फाइनल डिक्लेरेशन प्रकाशित हुई थी, ठीक है, फाइनली जब बन करके आई तो उसमें इस वर्ड को हटा दिया गया और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से बात कहा गया। और फाइनली आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब बनी, भारत सरकार अधिनियम जब बनी, तो वहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की प्रोविज़न है, सेल्फ गवर्नमेंट का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। समझ रहे? तो ये एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है जो आपको समझना ज़रूरी है। और इसी बैकग्राउंड से के बाद भारत देश के लिए ये एक्ट आया गया, जिसमें इंडियन को खुश करने की कोशिश की गई, भारतीयों को खुश करने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार के 1 के लिए भारतीयों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस समय अंग्रेज़ों को। और इसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस में जो मॉडरेटर्स थे वो बड़े खुश थे इस एक्ट के आने के बाद। अब वो क्यों खुश थे, आप इसके प्रोविज़न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारा सुधार किया गया था, लेकिन फिर भी कुछ कमियाँ थी। तो हम एक एक करके इस एक्ट की प्रोविज़न को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। तो कुल मिलाकर के 10-11 सुधार इसमें किए गए थे। तो फर्स्ट प्रोविज़न की हम बात करते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ, आप इसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रोविज़न जो था, आप सभी को पता है कि 2 जगहों पे रूल होती थी। एक तो सेंट्रल लेवल पे, यानी केंद्रीय लेवल पे 2 काउंसिल्स होते थे। आपको पहले भी पता है 2 टाइप के परिषद हुआ करते थे सेंट्रल पे। कौन कौन सा? एक तो वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यपालिका परिषद, और दूसरा होता था केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, दैट मीन्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस एक्ट्स में पढ़े हैं कि सेंट्रल लेवल पे ये 2 बातें हुआ करती थी। अब सुधार क्या हुआ इस एक्ट के बाद, आपको ये समझने की ज़रूरत है। केंद्र विधान परिषद टोटल अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, और यहीं से शुरुआत होती है किस चीज़ की? बायकैमरलिज्म, मतलब हिंदी में द्विसदनीय। करेक्ट करके लिख लीजिए, द्विसदनीय व्यवस्था। थोड़ी हिंदी मेरी खराब है, बट फिर भी द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई है। ठीक है, इसका स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा एक बार। द्विसदनीय, 2 सदन बनेंगे, तो इसी को कहा जाता है बायकैमरलिज्म। क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है कि बायकैमरलिज्म की शुरुआत किस एक्ट से हुई थी, तो यहाँ पे तो सेंट्रल लेवल पे 2 सदन अब बना दिए गए थे। केंद्रीय विधान परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 विधान परिषद को डिवाइड कर दिया, बेसिकली विधान परिषद को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक था लोअर हाउस, ठीक है, निम्न सदन, ठीक है, और दूसरा था अपर हाउस, इसका उच्च सदन। इसे नाम दिया गया काउंसिल ऑफ स्टेट इंग्लिश में। हिंदी में इसका नाम था राज्य परिषद, और इसे नाम दिया गया सेंट्रल इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट काउंसिल। ठीक है, केंद्रीय विधान सभा हिंदी में। ठीक है, इतनी बातें आप समझिएगा कि केंद्र विधान परिषद जो हुआ करती थी उसको अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। बायकैमरलिज्म की शुरुआत की गई, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, और आज के डेट में आप भारत देश के पार्लियामेंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द पार्लियामेंट। आज का पार्लियामेंट ये है। जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो हम दोनों को मिला करके बात करेंगे। तो आज जिस तरीके से भारत देश का संसद पार्लियामेंट है, वहाँ पे भी 2 सदन की व्यवस्था की गई है। एक है लोकसभा, यही बाद में चल करके लोकसभा बनती है, और यही अपर हाउस बाद में चल करके राज्यसभा बनती है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो लोअर हाउस और अपर हाउस पहली बार कहाँ शुरुआत हुई थी? 1919 के इस एक्ट में। ठीक है, अब ये समझना है कि क्या क्या, एक तो पहले ये प्रोविज़न आ गया, दूसरा जो समझाने वाली बात है
कि अब देखिए, तो लोअर हाउस में भी कुछ मेंबर होंगे, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश कीजिएगा। लोअर हाउस में कुछ सदस्य होंगे, तो टोटल कितने सदस्य लोअर हाउस में थे? 145, ठीक है। इस 145 में भी दो टाइप के सदस्य होंगे। पहला 104 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होंगे, ठीक है, निर्वाचित होंगे मतलब इलेक्टेड, ठीक है, किधर? लोअर हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोअर हाउस में। और 41 सदस्य जो हैं वो क्या होंगे? मनोनीत, मतलब नॉमिनेटेड, किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा, ठीक है। अब दोनों सदन में आप समझिए, निम्न हाउस में जो निम्न सदन होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी, उसमें 145 सदस्य होंगे, 41 सदस्य मनोनीत होंगे वायसराय के द्वारा और 104 सदस्य निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड। अब यहाँ पे 104 सदस्य जो हैं और 41 सदस्य हैं मनोनीत, यहाँ पे 104 सदस्य भी डिवाइडेड होगा। आपको पता है कि रिजर्वेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी 1909 के एक्ट में। यहाँ पे भी कुछ बातें थी कि यहाँ पे भी जो सीट्स होंगे वो निर्वाचित भी जो होंगे वो अलग अलग टाइप से डिवाइडेड होंगे, जनरल, स्पेशल, मुस्लिमों के लिए, अन्य के लिए, एटसेट्रा, इस तरीके से यहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ था, ठीक है। एक बात तो आप पहले ये समझिए ध्यान से कि लोअर हाउस में 145 सदस्य होंगे। अब हम आते हैं अपर हाउस में। अपर हाउस की जो संख्या थी वो थी 60, इसमें 60 लोग होंगे और इसमें भी दो टाइप से होंगे, एक तो मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड, और इसमें भी निर्वाचित भी होंगे, निर्वाचित सदस्य भी होंगे मतलब इलेक्टेड। कितने होंगे ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नंबर। मनोनीत सदस्य होंगे 27 और 33 सदस्य होंगे निर्वाचित, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो पहले आप ये समझिए स्ट्रक्चर कि केंद्र सेंट्रल लेवल पे परिषद हुआ करते थे, एक तो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वर्ड में काउंसिल है मतलब परिषद, और एक केंद्र विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, परिषद का इंग्लिश होता है काउंसिल। केंद्र विधान परिषद को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया इस तरीके से, ठीक है। अब एक बात यहाँ तक अगर आप क्लियर है, इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रहने देते क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है अभी। ये एक प्रोविज़न की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रोविज़न, ठीक है, फर्स्ट प्रोविज़न कि बाइकैमरलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी, अपर हाउस, लोअर हाउस। अब देखिए, अब यहाँ पे जितने भी मेंबर, अब यहीं से सेकंड प्रोविज़न निकल करके आएगा, ठीक है, सेकंड प्रोविज़न, इट एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, पृथक निर्वाचन की जो प्रणाली थी, इलेक्टोरेट, फॉर, पहले तो मुस्लिमों को सिर्फ दिया गया था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया किसके लिए? सिख, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस। सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियन के लिए, मतलब यूरोपियन को यूरोपियन चुन सकते हैं, एंग्लो इंडियन को एंग्लो इंडियन चुन सकते हैं, सिख को सिख लोग ही वोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो अभी हमने देखा निर्वाचन, तो निर्वाचन करने की जब बात आएगी तो वहाँ पे जो सीट डिसाइडेड होगा, मान लिया जाए कि 104 सीट में अलग अलग टाइप से सीट्स रिजर्व्ड हुआ करती थी अलग अलग कम्युनिटी के लिए, और अलग अलग कम्युनिटी के लोग इस सीट को वोट करने के लिए होता था। तो एक तो जनरल इलेक्टोरेट होता था जहाँ पे सभी लोग वोट कर सकते थे, और बाकी इस तरीके से बना दिया गया। इसको मैंने लास्ट के वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये एक दूसरा प्रोविज़न आ गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इन 3 कम्युनिटीज़ के लिए इस एक्ट में बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे प्रोविज़न पे, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट, अभी तक आपने देखा पीछे के एक्ट्स में कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, अब डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट चुनाव हो सकता है, मतलब कि पब्लिक जो है वो डायरेक्टली वोट कर सकते हैं। पब्लिक कैन वोट, किसको? मेंबर्स को, पब्लिक। मगर तो ये एक तीसरा प्रोविज़न आप देख लीजिए कि डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। एक बात तो यहाँ साफ है, पब्लिक वोट कर सकते थे, लेकिन चौथा प्रोविज़न मैं लिख देता हूँ, लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी,
लिमिटेड फ्रेंचाइजी। मतलब फ्रेंचाइजी का मतलब क्या, वोट डालने का अधिकार किनको था, तो सभी लोगों को नहीं था, कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार इस एक्ट के बाद दिया गया था। हाँ, वोट डालने का अधिकार तो डायरेक्ट इलेक्शन तो कर दिया गया था, लेकिन वोट कुछ ही लोग दे सकते थे। वो कौन से लोग होते थे, देखिए, जिनके पास लैंड प्रॉपर्टी हो, ठीक है, जिसके पास इनकम हो, टैक्सेबल इनकम, और ये टैक्सेबल इनकम होना चाहिए, और अप टू ₹3,000 तक का वो टैक्स पे करते हो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 3,000 उस ज़माने में जो लोग टैक्स पे कर सकते थे वही वोट डाल सकते थे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ अमीर तबके के लोगों को ही अधिकार दिया गया था कि वो वोट डाल करके यहाँ पे विधान परिषद के अंदर, असेंबली के अंदर या इसके अंदर अपने सदस्य चुन सकते हैं। तो ये चौथा प्रोविज़न है। मैंने 4 प्रोविज़न यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं आपको। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा ये चारों प्रोविज़न कि बाइकैमरलिज्म, सेपरेट इलेक्टोरेट, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई और लिमिटेड फ्रेंचाइजी भी दिया गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न पे। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने यहाँ पे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी लिख करके छोड़ दिया, यही हमारा बनेगा 5th प्रोविज़न। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपको पता था कि अभी तक टोटल कितने मेंबर थे, 5 मेंबर, लेकिन अब यहाँ पे टोटल मेंबर कितने कर दिए गए, 6 मेंबर। कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, कार्यपालिका की जो परिषद है, वहाँ पे 6 मेंबर हो सकते हैं। और इस एक्ट के बाद, ठीक है, 3 इंडियन होंगे और 3 यूरोपियन मेंबर हो सकते हैं। मतलब 50-50% का यहाँ पे रेशियो रखा गया कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 सदस्य जो हैं वो इंडियन हो सकते हैं और 3 यूरोपियन हो सकते हैं, इस तरीके से। तो ये है हमारा 5वां प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। यहाँ तक सब कुछ क्लियर? ठीक है, अब मैं इसे हटाता हूँ। अब ये पूरी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ आपको पता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, जिसको मैंने अभी डिस्कशन किया, केंद्रीय विधान परिषद, ठीक बात। दूसरी तरफ प्रोविंसेस थे, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, मतलब प्रांतीय विधान परिषद। ठीक है, अब जो छठा प्रोविज़न है हमारा इस एक्ट का, वो ये है कि इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस। समझा रहा हूं डायरकी क्या है। ठीक है, लेकिन डायरकी को भी समझने से पहले मैं एक और पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूं, लेकिन चलिए वो पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर दे रहा हूं। छठा प्रोविज़न आप ये मानिए कि फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिया था। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिमार्केटेड, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, डिमार्केटेड, मतलब केंद्र विषय और प्रांतीय विषय, केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों को विभाजित किया गया, इस कानून से ये 2 बातें की गई। मतलब जितने भी मैटर थे जिस पे कानून बनते थे, आज भी आप भारत देश में देखते होंगे, भारत के संविधान में आपको देखने को मिलता होगा कि एक सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, दूसरा स्टेट सब्जेक्ट होता है और तीसरा कंकरेंट होता है। आपको पता होगा शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का ये सब्जेक्ट होता है। मतलब है कि कौन कौन से मुद्दे हैं, तो जो बेसिकली पूरे देश के लिए कोई मुद्दा होता था, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, मतलब विदेश नीति, ठीक है, विदेश नीति आप देख लीजिए, बैंकिंग की सुविधा हो, रक्षा हो, ये सभी जो ऐसे थे जो पूरे देश में एक समान लागू होने वाली चीज़ें थे, उसको केंद्रीय विषय में रखा गया। प्रांत विषयों में कुछ सब्जेक्ट्स को रखा गया, जैसे जमीन, लॉ एंड ऑर्डर,
ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को रखा गया, ठीक है, स्वास्थ्य को रखा गया, हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य को रखा गया, शिक्षा को रखा गया। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स थे, तो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ने सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया और ये कहा गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट्रल सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है, और दोनों का कानून जो है एकदम पूरी तरह से सेपरेट होगा। दोनों अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ पहली बार की गई थी। यहाँ तक क्लियर है? तो इससे हम ये है छठा प्रोविज़न, ठीक है। फर्स्ट टाइम इट डिमार्केटेड द सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्लियर है आपको? अब ये वाला बात ये नहीं हुआ था, ये चीज़ तो आज के कॉन्टेक्स्ट में है, ये नहीं हुआ था इस समय सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट बने थे, एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट था और दूसरा प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, कंकरेंट नहीं था। ये आपको नेक्स्ट एक्ट में देखने को मिलेगा। खैर, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहीं से अगर आप इतना समझ गए हैं तो यहाँ से हम 7वां प्रोविज़न के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उस समय टोटल 8 प्रोविंशियल काउंसिल थी। यहाँ पे क्या किया गया? फर्स्ट टाइम, ये 7वां प्रोविज़न है, इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस। प्रांतों में डायरकी मतलब द्वैध शासन, द्वैध शासन की शुरुआत की गई। डायरकी मतलब द्वैध शासन की। अब द्वैध शासन का मतलब क्या है? देखिए, अभी हमने जो बात किया कि जो भी हमारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होंगे, कानून बनाने के सब्जेक्ट, उस प्रोविंशियल सब्जेक्ट, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोविंशियल सब्जेक्ट में भी उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्सा था रिजर्व सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट के भी अंदर जो भी शिक्षा से था, स्वास्थ्य से था, ये सारी चीज़ें थी, रिजर्व सब्जेक्ट। और दूसरा था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड का मतलब आरक्षित, आरक्षित विषय, और दूसरा स्थानांतरित, स्थानांतरित विषय। यही जो 2 प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में, इसी बात को कहा जाता है डायरकी, द्वैध शासन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार डायरकी किस कानून से स्टार्ट किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से डायरकी की। अब यहाँ पे क्या था कि क्यों डिवाइड किया गया इसको अलग? देखिए, रिजर्व्ड का मतलब है कि प्रांतों में गवर्नर, आपको पता है कि गवर्नर लॉ बनेगा और उसके बाद वो गवर्नर के पास जाएगा, फिर गवर्नर जब तक उस पर सिग्नेचर ना करे तब तक वो कानून पारित नहीं होगा, ठीक है। तो गवर्नर के पास मतलब उन विषयों में कानून बनाने की, यहाँ तो सिग्नेचर तो सभी चीज़ों के लिए चाहिए, लेकिन कानून बनाने की, आरक्षित जो विषय होंगे उस पे कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी? गवर्नर के पास होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में वो सारे होंगे जहाँ पे काउंसिल कानून बना सकते हैं, समझ? तो इसका मतलब कि गवर्नर ने बहुत सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को अपने अधीन रख लिया था और ट्रांसफर सब्जेक्ट कुछ ही सब्जेक्ट्स को दे दिया गया था। और यहीं से आप समझिएगा 8वां प्रोविज़न इस कानून का कि इट इंट्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। जो मैंने मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के बारे में बात की थी कि पहली बार जिम्मेदार सरकार, ठीक है, पहली बार जिम्मेदार सरकार की प्रोविज़न इंट्रोड्यूस की गई। और वो बातें कैसे? अब देखिए, स्थानांतरित मतलब है कि यहाँ पे जो भी कानून बनेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे उनके मदद से बनेगा। और ये मिनिस्टर कौन होंगे? जिन्हें पब्लिक चुनेगी। मतलब कि पहली बार ये नहीं है कि गवर्नर तो अपॉइंटेड होते थे, वायसराय इनको अपॉइंट कर देते थे, गवर्नर के पास ये पावर होती थी कोई कानून को बना ले। अब वो कानून भारत देश में लागू हो रहा है तो क्या आप इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलेंगे? जिम्मेदार नहीं। अब कोई भी सरकार, जैसे आज के डेट में आपको भी पता है कि एक तो भारत सरकार होती है और राज्य की सरकारें होती है, ठीक है। तो भारत सरकार की जवाबदेही होती है, ठीक है, जवाबदेही होती है किसके प्रति? अकाउंटेबल जिसे हम बोलते हैं,
भारत सरकार अकाउंटेबल होते हैं किस पे? पार्लियामेंट। मतलब वो कोई भी कानून बनाएंगे, पहले तो सरकार लेकर के आएगी कानून वहाँ पे, तो वो पहले वहाँ पे पास होनी चाहिए, पार्लियामेंट में वो कानून पास होनी चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। इसी को कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। आप कोई भी कानून बना रहे हैं तो अब आपको जनता को जवाब देना। और पार्लियामेंट क्या होती है? जनता ही पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। इसलिए पार्लियामेंट क्या होती है? जवाबदेही के पात्र होती है कि यार भारत सरकार पार्लियामेंट में जवाबदेही अपना सबमिट करेंगे। यही ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो होता था कि यहाँ से जवाबदेही आती थी कि कोई भी आप लॉ बनाएंगे, अब काउंसिल के प्रति आपको क्या होगा? जवाबदेही रखना होगा। मतलब तो यहीं से शुरू होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पिक्चर में आ जाते हैं ये पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ से 8वां प्रोविज़न आपको क्लियर हो गया होगा कि इट इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया, कि अपनी मनमौजी से कोई भी आप कानून नहीं बना सकते हैं। कोई भी कानून बनाया जाएगा तो जो जनता चुन करके प्रांत की परिषद है वहाँ पे इसके लिए जवाबदेही देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये एक्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं इस एक्ट के 9th प्रोविज़न पे। जब इतनी लेजिस्लेटिव से बात हो रही है तो 9th, फर्स्ट टाइम दिस एक्ट सेपरेटेड बजट। अब बजट को सेपरेट कर दिया गया था पहली बार। 2 टाइप की बजट बनती थी अब, एक तो सेंट्रल बजट और दूसरा प्रोविंशियल बजट, कि अब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में वो अपनी बजट भी, तो इसी से कहा जाता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि अब दोनों प्रांतों को हो गया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या फिर आप कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो आप 2 एक्ट से, 8वें एक्ट और 9वें एक्ट से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि पहले तो कानून बनाने के लिए सेपरेट सब्जेक्ट बनाया गया, लेकिन अब बजट को, जो एक सिंगल बजट होता था पहले इस एक्ट से पहले, अब 2 अलग अलग बजट की प्रोविंसेस अपने लिए अलग बजट बनाएंगे और सेंटर अपने लिए एक अलग बजट बनाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ प्रोविज़न, ये 9th प्रोविज़न ये बात कहती है कि पहली बार बजट को भी क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। ओके, अब आते हैं इस एक्ट के 10वें पार्ट पे, 10वें प्रोविज़न पे। इट सेटअप, दिस एक्ट अलाउड टू सेट अप पब्लिक सर्विस कमीशन। पहली बार टू कंडक्ट ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नींव रखने की बात करी गई। और 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाती है, सेटअप किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जिससे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये बॉडी अब ICS की एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। तो पहली बार ये पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस एक्ट के बाद। 11th प्रोविज़न पे आते हैं। इट प्रोवाइडेड अ स्टैच्यूरी कमीशन। एक स्टैच्यूरी कमीशन की बात करी गई कि इट प्रोवाइडेड अ स्टैच्यूरी कमीशन टू बी सेटअप, कि एक स्टैच्यूरी कमीशन सेटअप करना ज़रूरी है फॉर फ्यूचर गवर्नेंस। अब भारत देश को आगे किस तरीके से गवर्न किया जाएगा उसके लिए एक स्टैच्यूरी कमीशन, जैसे आज भी भारत देश को, मतलब भारत सरकार, राज्य की सरकारें, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग कमीशन का गठन करती है किसी चीज़ के लिए। उनको लगता है कि उस फील्ड से जानकारी की, शिक्षा के लिए कमीशन होती है, मुस्लिमों के उत्थान के लिए कमीशन होती है। तो एक स्टैच्यूरी कमीशन गठन किया गया कि किस तरीके से आगे के टाइम पर भारत देश को रूल किया जाए। तो ये कमीशन का काम था, 10 सालों का टेन्योर था। इस कमीशन को 10 साल की अवधि के लिए बनाया गया था, ठीक है, 10 साल की अवधि के लिए बनाया गया था। और कि ये कमीशन ये प्रिपेयर करेगी, रिकमेंडेशन देगी किसको? भारत सरकार को, मतलब है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि किस तरीके से आगे भारत देश को रूल किया जाए। और यही कमीशन का एक पार्ट आपको पता है, यही स्टैच्यूरी कमीशन बन करके आई थी 1927 में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं?
साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो क्या था, वही स्टैच्यूरी कमीशन था। ये बनना था, अभी बताया गया था कि 10 साल के लिए स्टैच्यूरी कमीशन लाया जाएगा, लेकिन उस समय गठन नहीं किया गया। गठन कब किया गया? बाद में किया गया, ठीक है, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन, आपको पता है कि साइमन कमीशन का विरोध होता है भारत देश के अंदर, क्योंकि इसके सारे मेंबर यूरोपियन थे। क्या भारत देश की गवर्नेंस की बात कर रहे हो? भारत देश में किस तरीके से गवर्निंग होगी आगे चल करके, और यहाँ पे भारत देश का एक भी मेंबर इस कमीशन में नहीं है। ये भारतीयों का, जिसमें इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है, ठीक है। तो यही कमीशन का प्रोविज़न जो था वो इस एक्ट से प्रोविज़न आया था। अब जब 10 साल की मैं बात की है तो यहाँ पे मैं एक बात भूल गया था बताना, मैं आपको उसको भी बता देता हूँ। देखिए, 2 कमीशन के बारे में स्टार्टिंग में मैंने बताया था। एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेवल पे बाईकैमरलिज्म से 2 सदन बन चुके थे अब, और दूसरा था काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, अपर हाउस। इसके जो मेंबर की टेन्योर थी, मतलब है कि वो 5 साल की अवधि की थी। जो भी मेंबर होंगे, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, उनका 5 साल का टर्म होगा, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 3 साल का टर्म था। ये बात मैं वहाँ पे भूल गया था बताना, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3 साल का टर्म था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, दोनों का टर्म 3 साल के लिए होगा, और यह 5 साल का। इसलिए आज भी आप देखते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में मेंबर की अवधि कितनी होती है? 6 साल की, और इसकी 5 साल की, ठीक है। तो ये टोटल 11 प्रोविजंस हैं जिसको हमने डिस्कशन किए, और इस प्रोविज़न से बहुत लोग भारत देश में खुश भी थे, बहुत लोग नाराज़ भी थे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, जो भी एक्सट्रीमिस्ट थे, वो इस प्रोविज़न से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, ठीक है। लेकिन मॉडरेटर्स खुश थे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत तरीक़ों से इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में असिमुलेट किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को जगह मिली। प्लस एक प्रोविज़न और है यहाँ पे 12th कि दिस एक्ट अलाउड टू वोट ऑन बजट। अब जो बजट पे वोट करने का प्रावधान नहीं था, इस पर्टिकुलर एक्ट से आप वोट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बजट का सिर्फ 25% वोटेबल था। 25% प्रोविज़न पे आप वोट कर सकते थे, और 75% अभी भी वोट नहीं कर सकते हैं उन सब चीज़ों पे। तो एक बात ये समझने वाली बात है कि बजट पे वोट करने का अधिकार तो कम से कम दे दिया गया, लेकिन सिर्फ 25% पार्ट पे। एक बात तो ये। दूसरा, अब यहाँ से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार भी थे। प्लस अब किसी भी रेजुलेशन, मतलब किसी भी कानून को के खिलाफ बोलने का भी अधिकार यहाँ पे दे दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी इस एक्ट से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। जितने भी प्रोविज़न थे मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिए, इवन ज़्यादा ही डिस्कशन कर दिए हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न आपको किसी भी कन्वेंशनल बुक में दिखेंगे, उससे तो ज़्यादा ही प्रोविज़न को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आपको एक एक प्रोविज़न इस एक्ट की समझ में आ गई होगी, उसका बैकग्राउंड भी समझ में आ गया होगा कि ये सारे प्रोविज़न को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का कारण भी क्या था। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।